हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रचना 11.2 रचना 11.2 में दोस्तों हमें एक दिए गए स्केल गुणक होता है दोस्तों, जैसे कि 3/4 या 4/3, ठीक है, के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो हमें एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज के समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी होगी दिए गए स्केल गुणक के अनुसार, ठीक है। स्केल गुणक क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर स्केल गुणक जो है वो 1 से कम है, ठीक है, तो जो समरूप त्रिभुज होगा वो छोटा बनेगा। और अगर स्केल गुणक 1 से बड़ा है तो समरूप त्रिभुज जो है वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो रचनाएं करनी होंगी इस रचना में। एक दिए गए त्रिभुज से छोटे त्रिभुज की रचना और दूसरा दिए गए त्रिभुज से बड़े त्रिभुज की रचना, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमें स्केल गुणक कितना दिया गया है। तो आइए अब हम करते हैं रचना 11.2 को। तो दोस्तों, हम पहले तरह की रचना कर लेते हैं जिसमें स्केल गुणक जो है 1 से छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि 3/4 है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। पर हमने अपनी सुविधा के लिए 3/4 मान लिया है 1 से छोटे को, ठीक है। तो एक दिए हुए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। स्केल गुणक 1 से कम ले लिया है हमने, यानी कि 3/4, यानी कि समरूप त्रिभुज जो है वो छोटा त्रिभुज बनेगा दिए गए त्रिभुज से। तो एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 हो। तो अभी हमने कहा था ना स्केल गुणक क्या होता है, ठीक है। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात आएगा वही होता है हमारा स्केल गुणक, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, हमने मान लिया है 3/4, ठीक है। उसी बात को घुमा फिरा के दोबारा लिख दिया है। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसके समरूप हो और जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की क्या हो, 3/4 हो। तो दोस्तों, पहले तो हम सीखेंगे कि दिए गए त्रिभुज की रचना कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके रचना के चरण, इसके बाद हम सीखेंगे समरूप त्रिभुज कैसे बनाना है। तो हमें त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है दिए गए त्रिभुज की। तो रेखाखंड एबी खींच लेंगे, ठीक है, एबी लंबाई का रेखाखंड एबी खींच लेंगे। फिर ए को केंद्र मानकर तथा एसी दूरी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे। ए को केंद्र मानेंगे तो ए पर रख देंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा, और प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी रखेंगे एसी के बराबर, ठीक है, और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर बी को केंद्र मानकर तथा बीसी को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बी पर रखेंगे क्योंकि बी को केंद्र मान रहे हैं, और बीसी के बराबर दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल में, और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करें उसे मान लेंगे हम बिंदु सी। अब ए सी को मिलाइए तो ए और सी को मिला देते हैं, ठीक है। फिर बी सी को मिलाइए तो बी और सी को मिला देते हैं। अब एबीसी बन गया एक त्रिभुज हमारा। तो तब एबीसी दिया गया त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज नहीं है, दिया गया त्रिभुज है, ठीक है। तो एबीसी दिया गया त्रिभुज हमने बना लिया। अब हमें अभिष्ट अभिष्ट त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम समरूप त्रिभुज बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे जिसका स्केल गुणांक 3/4 हो, अर्थात 1 से कम होगा, यानी कि दिए गए त्रिभुज एबीसी से छोटा होगा, ठीक है। तो रचना के चरण लिख लेते हैं। AB से शीर्ष C की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचिए। तो हम एक किरण AX खींचेंगे जो कि AB से शीर्ष C जैसे ऊपर है तो नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। और AB से ये न्यूनकोण बनाती हो। न्यूनकोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण, ठीक है। तो AX हमने खींच दी किरण। चरण 2 में AX पर हमें लेने हैं 4 बिंदु, ठीक है। अब 4 बिंदु क्यों लेने हैं, क्योंकि जो हमने स्केल गुणांक लिया है 3/4, तो उसमें दो संख्याएं हैं, ऊपर 3 और नीचे 4। 3 और 4 में जो भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, जो भी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, यहाँ यहाँ पर 4 है तो 4 4 बिंदु A1 A2 A3 और A4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि ये बराबर दूरी पर हो, ठीक है। यानी कि A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही दूरी A3 से A4 हो, ये बराबर दूरी पर हो। कैसे करते हैं अभी समझ लेते हैं हम इसको। प्रकार उठाइए, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए बिंदु ए पर, और पेंसिल को नुकीले हिस्से से कुछ दूरी पर अपनी सुविधा के अनुसार रख दीजिए कि 4 बिंदु हम इस पर बराबर दूरी पर बना सकें, ठीक है। ठीक है, तो कितनी भी दूरी पर रख सकते हैं, पर अपनी सुविधा के अनुसार इतनी दूरी पर रखना है कि 4 बिंदु आ जाएं एक्स पर, ठीक है। और एक चाप लगा दीजिए।
ये चाप AX को जहां काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये दूरी फिक्स रख देंगे जो हमने लिए प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु A1 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक और चाप। ये चाप जहां पर भी AX को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बिंदु A2। प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी तो वही रखेंगे। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम अपने नए बिंदु A2 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आएंगे बिंदु A3 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप AX को जहां काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A4। ठीक है, तो हमने A1, A2, A3, A4 अंकित कर दिए AX पर, और ये सारे बिंदु एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, मतलब कि A से A1 की जो दूरी है A1 वो बराबर होगी A1 से A2 की दूरी यानी कि A1 A2 के, वो बराबर होगी A2 से A3 की दूरी यानी कि A2 A3, वो बराबर होगी A3 से A4 के बीच की दूरी यानी कि A3 A4। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये चार बिंदु अंकित कर दिए। अगले चरण में B और A4 को मिला दीजिए। ये हमने चार बिंदु खींचे थे, जो चौथा बिंदु है A4 इसको B से मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला दिया हमने, स्केल से आप मिला देंगे। फिर क्या करना है हमें, बिंदु A3। अब बिंदु A3 का नंबर क्यों आया, क्योंकि देखो 3/4 में जो भी छोटी संख्या होगी उसको लेंगे। तो 3/4 में 3 और 4 में से छोटी संख्या है 3, तो हमने A3 को पकड़ा। तो A3 से होकर जाने वाली और BA4 के समांतर, ठीक है BA4 ये अभी हमने खींचा, तो BA4 के समांतर हमें A3 से जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो AB को B डैश पे प्रतिच्छेद करेगी। तो AB को जहां भी प्रतिच्छेद करेगी वो उसे मान लेंगे हम B डैश। तो हमें BA4 के समांतर एक रेखा खींचनी है जो A3 से होकर जाए और AB को जो है प्रतिच्छेद करे जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहेंगे हम बिंदु B डैश। तो दोस्तों अध्याय 11 के परिचय के वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम समांतर रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, उसी विधि का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। हमें BA4 के समांतर खींचनी है रेखा, तो हमने A4 पर रखा प्रकार का नुकीला हिस्सा और अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को थोड़ी दूरी पर ले गए और एक चाप लगा दिया। ये चाप थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे कि AX को भी काटे और A4 B को भी काटे। ठीक है, तो जहां पर ये AX को काट रहा है वहां पर एक बिंदु को दर्शा दिया, जहां पर ये B A4 को काट रहा है वहां पर एक बिंदु को दर्शा दिया। अब ये दूरी जो है वो हमने फिक्स रखी और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे A3 पर, क्योंकि यहाँ हमने A3 बिंदु की चर्चा की थी। 3/4 में 3 और 4 में से 3 छोटा था, तो A3 पर, क्योंकि हमें A3 से खींचनी है समांतर रेखा, तो A3 पर अब उतनी ही दूरी का एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप AX को जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु को हम दर्शा देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, हमको प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे हम जहां पर जो हमने पहला चाप लगाया था बिंदु A4 से, ये लाल रंग का, ये चाप दो बिंदुओं पर काट रहा था। एक बिंदु था हमारा AX किरण पर और एक था BA4 पर। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नापेंगे प्रकार से, स्केल से नहीं प्रकार से नापेंगे, और नुकीला हिस्सा रखेंगे जहां पर AX को काटा था इस चाप ने। ठीक है, उस बिंदु पर। ठीक है, अब ये दूरी को इतने ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे जहां पर हमने दूसरा चाप लगाया था बिंदु A3 से लाल रंग का, और वो चाप जहां पर AX को काट रहा था वहां पर उस बिंदु पर ले जाएंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को, और पेंसिल से एक चाप लगा देंगे जो लाल रंग के जो पहले चाप को कहीं ना कहीं काटेगा। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां पर एक बिंदु दर्शा देंगे। ठीक है, ये बिंदु दर्शा दिया। अब A3 बिंदु जो है और ये जो बिंदु आया है दोनों चापों को काटने से, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाला एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये रेखा AB जो भुजा है हमारी त्रिभुज की उसको जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मान लेंगे बिंदु B डैश। ठीक है, तो अब जो A3 B डैश है या हम कह लें B डैश A3 है वो BA4 के समांतर होगा। ठीक है, तो BA4 के समांतर होगा B डैश A3, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यही विधि है किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींचने की। ठीक है, तो ये हमने B डैश A3 समांतर खींच दिया BA4 के। अब रचना के पांचवें और अंतिम चरण में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, बिंदु B डैश मिल गया हमको, तो बिंदु B डैश से होकर जाने वाली BC के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो B डैश से जाने वाली और BC के समांतर एक रेखा खींचनी है।
जो AC को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मानेंगे हम बिंदु C डैश। ठीक है, तो कैसे समांतर रेखा खींचना है वो तो हम सीख चुके हैं, तो वैसे ही खींच लेते हैं। BC के समांतर खींचना है तो प्रकार उठाई, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा बिंदु B पर और कुछ दूरी पर एक चाप लगा दिया। चाप थोड़ा बड़ा लगाया ताकि ये AB को भी काटे और BC को भी काटे। जहां AB को काट रहा है वहां पर बिंदु दर्शा दिया, जहां BC को काट रहा है वहां भी बिंदु दर्शा दिया। अब प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की दूरी वही रखी। अब जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है, B डैश से खींचनी है, तो B डैश पे रखा प्रकार का नुकीला हिस्सा और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ये चाप जहां पर भी काटेगा AB को वहां पर एक बिंदु से हमने दर्शा दिया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा समांतर रेखा खींचने के लिए। ये जो दो बिंदु मिले हमें जब हमने बी से चाप लगाया था हरे रंग का, तो एक बिंदु मिला था AB पर और दूसरा बिंदु मिला था BC पर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम नाप लेंगे। ठीक है, किससे? प्रकार से। और नुकीला हिस्सा रखेंगे जहां पर बिंदु मिला था हमें भुजा AB पर। ठीक है, वहां पर नुकीला हिस्सा रखेंगे और दूरी को नाप लेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को। ठीक है, और अब इस प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे उस बिंदु पर जो बिंदु हमें मिला था बी डैश से चाप लगाने पर। ठीक है, बी डैश से चाप लगाने पर जब ये हरे रंग का चाप AB से जहां टकराया था, प्रतिच्छेद किया था, वहां पर जो बिंदु मिला था वहां पर रखेंगे प्रकार का नुकीला हिस्सा और प्रकार और पेंसिल की दूरी वही रखेंगे जो हमने अभी नापी थी यहाँ से, और एक पेंसिल से चाप लगा देंगे। ये जो चाप लगाया है हमने पेंसिल से, ये हरे रंग के चाप को जो हमने बी डैश से लगाया था उसको जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु दर्शा देंगे। ठीक है, अब बी डैश और ये जो दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु मिला है उससे होकर जाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये जो रेखा खींची हमने, ये AC को जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे मान लेंगे हम बिंदु C डैश। ठीक है, तो इस हिसाब से अब क्या होगा, हमने रचना कर दी BC के समांतर एक भुजा की जो है B डैश C डैश। ठीक है, तो BC के समांतर होगा अब B डैश C डैश। ठीक है, B डैश C डैश जो है BC के समांतर होगा। तब B डैश C डैश क्या होगा, हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो जो हमें समरूप त्रिभुज बनाना था वो मिल गया हमें, B डैश C डैश, ये हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है जिसका स्केल गुणक दिए गए त्रिभुज का 3/4 है। ठीक है, तो ये तो हो गई रचना। अब हमें रचना की करनी है प्रमाणिकता। रचना कर ली दोस्तों हमने, अब हमें रचना की करनी है प्रमाणिकता। ठीक है, कि कैसे हमारी रचना सही है। तो दोस्तों जो हमने बिंदु A1 A2 A3 A4 बनाए थे वो किस प्रकार बनाए थे कि A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 से A2 की है, वही A2 से A3 है, वही A3 से A4 है। यानी कि A1 बराबर है A1 A2 के, बराबर है A2 A3 के, बराबर है A3 A4 के। तो दोस्तों अगर हम A से A3 की दूरी निकालें, A3, ठीक है, यहाँ पर देखिए A से A3 तक की दूरी तो कितनी होगी, A1 धन A1 A2 धन A2 A3। तो हमने लिख दिया A3 बराबर A1 धन A1 A2 धन A2 A3। अब A3 बराबर हो जाएगा A1 को तो वही लिखा धन A1 A2। A1 A2 किसके बराबर है, A1 के, तो उसकी जगह A1 A2 की जगह रख देंगे A1, फिर धन का चिन्ह लगा दिया। A2 A3, A2 A3 किसके बराबर है, A1 के, तो A2 A3 की जगह भी रख दिया A1। तो A3 किसके बराबर हो गया, 3 बार A1 आ गया, तो A3 हो जाएगा हमारा 3 गुणा A1। अब निकाल लेते हैं दोस्तों A4, A से लेके A4 तक की दूरी। ठीक है, ये वाली दूरी A से A4 ये कितनी होगी, A1 धन A1 A2 धन A2 A3 धन A3 A4। तो हमने वही लिख दिया A4 बराबर A1 धन A1 A2 धन A2 A3 धन A3 A4। तो A4 किसके बराबर होगा, A1 को तो A1 ही लिखा, धन का चिन्ह लगाया। A1 A2 को लिख सकते हैं A1, तो वो लिख दिया हमने। फिर धन A2 A3, A2 A3 को लिख सकते हैं A1, तो वो लिख दिया हमने। धन A3 A4, A3 A4 को भी लिख सकते हैं A1, तो वो लिख दिया हमने। तो A4 किसके बराबर होगा दोस्तों, देखिए 4 बार A1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं A4 बराबर 4 गुणा A1। तो A4 को हमने लिख दिया 4 गुणा A1। ठीक है, अब दोस्तों हम निकालना चाहते हैं अनुपात A3 और A4 का। तो A3 बटा A4 कितना होगा, A3 का मान है 3 गुणा A1, तो हमने रख दिया 3 गुणा A1, बटे में A4 है, तो A4 का मान है 4 गुणा A1, तो हमने लिख दिया 4 गुणा A1। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी A1 है नीचे भी A1 है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3/4। तो A3 बटा A4 कितना जाएगा, 3/4। इसका मतलब A3 और A4 की जो दूरी है उसका अनुपात हमारा कितना आ गया, 3:4 या 3/4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब त्रिभुज A3 B डैश, ठीक है, ये वाला त्रिभुज नीले रंग से लिखा है A3 B डैश
और त्रिभुज AA4B, ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है AA4B, जिसे हमने पीले रंग से दिखा दिया है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, कोण A बराबर कोण A जो है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण A होगा, उभयनिष्ठ कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया हमने। फिर कोण A3 बराबर कोण A4, कोण A3 और कोण A4 ये बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है, और कोण है तो एंगल के लिए A लिख दिया। पर संगत कोण क्यों बराबर होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने BA4 के समांतर B डैश A3 खींचा था, BA4 के समांतर B डैश A3 खींचा था, ये दोनों समांतर थे। तो समांतर भुजाओं के तो संगत कोण बराबर ही होते हैं, इसीलिए कोण A3 बराबर होगा कोण A4 के। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो AA समरूपता की कसौटी लग जाएगी, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्रम क्या होगा, त्रिभुज कोण कोण लिख लेते हैं AA3 और जो बच गया वो B डैश, तो त्रिभुज AA3 B डैश समरूप होगा त्रिभुज कोण कोण लिख लेते हैं AA4, जो बच गया वो लिख लेते हैं B, तो त्रिभुज AA4B के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। अब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात की होती हैं। तो देखो पहला और तीसरा अक्षर पकड़िए बाईं तरफ A डैश, बटे में दाईं तरफ भी पहला और तीसरा अक्षर पकड़िए बटे में AB बराबर। फिर बाईं तरफ हमने पकड़ा पहला दूसरा अक्षर AA3, तो दाईं तरफ भी बटे के लिए पहला दूसरा अक्षर पकड़ेंगे AA4, तो AB डैश बटे AB बराबर आ गया हमारा AA3 बटे AA4, ठीक है। AB डैश कितना है, ये AB डैश है, और AB कितना है, ये पूरा AB है, ठीक है। तो AB डैश बटा AB कितना आ गया, AA3 बटा AA4, AA3 ये निकाला था और AA4 ये था हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के अनुपात के बराबर आ गया। अब AA3 बटा AA4 हम निकाल चुके हैं 3/4, ठीक है। तो AA3 बटा AA4 की जगह रख देंगे हम 3/4, तो हमारा आ जाएगा AB डैश बटा AB बराबर 3/4, ठीक है। तो AB डैश और AB इन दोनों का अनुपात कितना आ गया हमारा, 3/4। हमने AB डैश बटा AB निकाल लिया 3/4। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज AB डैश C डैश, ठीक है। ये वाले त्रिभुज AB डैश C डैश और त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो हमने जिसका हमने समरूप त्रिभुज बनाया था, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण A बराबर कोण A, ये ऊपर जो कोण A है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये बराबर ही होगा। तो कोण A बराबर कोण A लिख दिया हमने, और कोण के लिए एंगल के लिए A लिख दिया। अब देखिए कोण B डैश और कोण B ये बराबर है दोनों कोण, ठीक है। ये संगत कोण है और बराबर है, तो संगत कोण तो है ये, पर बराबर क्यों है ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा ना। क्योंकि हमने B डैश C डैश समांतर खींचा था BC के समांतर खींचा था B डैश C डैश के, ये दोनों समांतर थे, ठीक है। और समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, तो B डैश और B कोण आपस में बराबर होंगे। कोण है तो एंगल के लिए लिख देंगे। अब दो कोण बराबर हो गए तो AA समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्रम क्या होगा, कोण कोण AB डैश और फिर जो बच गया वो लिख दिया C डैश, समरूप होगा त्रिभुज किसके, AB, और जो बच गया वो लिख दिया C, तो त्रिभुज AB डैश C डैश समरूप होगा त्रिभुज ABC के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए पहला दूसरा अक्षर AB डैश, दाईं तरफ भी पहला दूसरा अक्षर AB, तो AB डैश बटे AB बराबर, दूसरा तीसरा अक्षर B डैश C डैश, दाईं तरफ भी दूसरा तीसरा अक्षर BC, तो B डैश C डैश बटे BC बराबर, पहला तीसरा अक्षर AC डैश बटे में दाईं तरफ वाला भी पहला तीसरा अक्षर AC, तो बटा AC, ठीक है, बराबर होगा। अब ऊपर ध्यान दीजिए, हमने निकाला था AB डैश बटा AB बराबर 3/4, ये निकाला था हमने, ठीक है। AB डैश बटा AB बराबर 3/4 निकाला था, तो इसका मतलब ये तीनों अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 3/4 के, क्योंकि ये AB डैश बटे AB के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AB डैश बटा AB बराबर B डैश C डैश बटा BC बराबर AC डैश बटा AC बराबर 3/4, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AB डैश C डैश, ठीक है, जो हमने बनाया है त्रिभुज रचना की है, वो दिए गए त्रिभुज ABC का समरूप है। ये तो हम ये यहाँ निकाल ही चुके थे, ठीक है। और इनकी संगत भुजाएं जो हैं उनका अनुपात क्या निकल गया था, निकाला है अभी हमने 3/4, ठीक है। तो स्केल गुणांक 3/4 है, तो दिए गए त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज हमने बना लिया AB डैश C डैश, जिसकी संगत भुजाएं जो है दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है, 3/4 गुनी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अब आ जाते हैं हम दोस्तों इसके दूसरी विधि पर, जहां पर स्केल गुणांक जो होगा वो 1 से अधिक होगा, ठीक है। हमने छोटा समरूप त्रिभुज बना लिया, अब दोस्तों हमें बनाना है बड़ा समरूप त्रिभुज। इसका मतलब है कि स्केल गुणक जो है 1 से अधिक होगा।
तो हम मान लेते हैं कि स्केल गुणक 4/3 है। तो एक दिए हुए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 4/3 है। ठीक है, दोबारा से वैसा ही कुछ लिख देते हैं। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की क्या है, 4/3 है। ठीक है, तो अभी अनुपात हमें मिल गया समरूप त्रिभुज का क्या है, 4/3। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी की रचना करना तो हम शुरू में ही सीख गए थे दिए गए त्रिभुज की। ठीक है, अब उसको हम दोबारा नहीं दिखा रहे हैं, वो हमने वीडियो के शुरू में ही सीखा था कैसे दिए गए त्रिभुज की रचना करना है। अब हम रचना करेंगे इसके समरूप त्रिभुज की जिसका स्केल गुणक होगा 4/3 अर्थात एक से अधिक। तो इसके रचना के चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही होगा, ए बी से शीर्ष सी की दूसरी ओर एक न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचिए, जैसा कि हमने पहले भी किया था। ठीक है, वो खींच दिया हमने। ठीक है, शीर्ष से ऊपर है तो AB के नीचे खींचेंगे और न्यूनकोण यानी कि 90 डिग्री से कम कोण बनाती हुई खींचेंगे AB से। चरण 2 में AX पर हमें 4 बिंदु लेने हैं। 4 क्यों? क्योंकि 4/3 में 3 और 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, इसलिए 4 बिंदु लेंगे। ठीक है, A1 A2 A3 A4 लेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार लेंगे कि वो बराबर दूरी पर हो, यानी कि A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो, वही दूरी A2 से A3 हो, वही दूरी A3 से A4 हो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रकार का नुकीला हिस्सा रख देते हैं बिंदु A पर और पेंसिल को ले जाते हैं थोड़ी दूरी पर अपने सुविधा के अनुसार कि ऐसे 4 बिंदु इस AX पर आ जाएं। ठीक है, तो कुछ दूरी पर एक चाप लगा देंगे पेंसिल से। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसको मान लेंगे बिंदु A1। अब ये दूरी फिक्स रख लेते हैं हम प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले आते हैं बिंदु A1 पर और पेंसिल से लगा देते हैं एक और चाप। ये चाप जहां पर एक्स को काट रहा है उसे मान लेंगे हम बिंदु A2। ठीक है, अब दोस्तों दूरी तो उतनी ही रखेंगे नुकीले हिस्से की और पेंसिल की, और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे बिंदु A2 पर और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ये चाप जहां पर भी एक्स को काटेगा उसे मान लेंगे बिंदु A3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है ये तो वही रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की। प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम बिंदु A3 पर और लगा देंगे एक चाप। ठीक है, पेंसिल से ये चाप जहां पर भी AX को काटेगा उसे मान लेंगे हम बिंदु A4। ठीक है, तो ये मिल गया हमें बिंदु A4। तो दोस्तों यहाँ तक तो विधि समान थी जैसा कि हमने पहले किया था जब स्केल गुणांक 3/4 लिया था। अब थोड़ी परिस्थिति बदल जाती है, वहां पे हमने BA4 को मिलाया था, यहाँ पे BA3 को मिलाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा किसको मिलाना है, तो देखो जो बटे में होता है उसको मिला दीजिए। यहाँ पे बटे में 3 है, उसमें बटे में 4 था, तो यहाँ बटे में 3 है तो BA3, इसलिए A3 को मिल पकड़ा हमने। तो A3 और B को मिला देते हैं, मिला दिया। अब चरण 4 में हमसे कहा गया बिंदु A4। अब बिंदु A4 को क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि ऊपर है 4। ठीक है, 4/3 में 4 और 3 में से 4 बड़ा है, ये बात ठीक है। पर अगर हम दोनों विधियों को देखें छोटा और बड़ा त्रिभुज बनाने की, तो 4 ऊपर है तो इसलिए हमने बिंदु 4 ले लिया। ठीक है, लिखने के लिए आपको यही लिखना होगा, पर आप बिंदु A4 लेंगे क्योंकि 4 ऊपर है से होकर जाने वाली। ठीक है, तो बिंदु A4 से होकर जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो कि BA3 के समांतर हो, BA3 के समांतर हो। ठीक है, ऐसी खींचनी है। जो बढ़ाए गए रेखाखंड AB को हमें बढ़ाना होगा आगे को, जहां प्रतिच्छेद करेगी उसे हम मान लेंगे B डैश। ठीक है, तो अभी अभी हमने सीख तो लिया है कि कैसे समांतर रेखा खींचनी है, तो उसी विधि को अपनाते हैं। BA3 के समांतर खींचना है तो A3 पर रख दिया हमने प्रकार का नुकीला हिस्सा। ठीक है, और पेंसिल को ले गए थोड़ी दूरी पर और एक बड़ा सा चाप लगा दिया। ये चाप AX को जहां काट रहा है वहां एक बिंदु दिखा दिया और BA3 को जहां काट रहा है वहां पर एक बिंदु दिखा दिया। अब ये दूरी इतनी ही रखेंगे और इस प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे हम A4 पर जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है, और A3 पे पहले रखा था क्योंकि उसके समांतर खींचनी थी BA3 के। ठीक है, अब A4 से समांतर खींचनी है तो उतनी ही दूरी पर पेंसिल को रखेंगे, प्रकार के नुकीले हिस्से को रखेंगे A4 पर और लगा देंगे एक बड़ा सा चाप। ये चाप AX को जहां काटेगा वहां पर एक बिंदु को हम दर्शा देंगे। समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकार को अपने हाथों में पकड़िए, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए इस बिंदु पर जो हमने A3 से चाप लगाया था। ठीक है, वो चाप जहां पर AX को काट रहा था उस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और वो चाप जहां पर BA3 को काट रहा था
उस बिंदु पर प्रकार की पेंसिल की नोक को रखेंगे और दूरी को नाप लेंगे। ठीक है, अब दूरी को इतना ही रखेंगे और प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर। ये बिंदु हमने कैसे प्राप्त किया था, A4 से लाल रंग का चाप लगाया था। ठीक है, और वो चाप जहां पर भी AX को काट रहा था वो बिंदु मिला था। इस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और पेंसिल से लगा देंगे एक चाप। ठीक है, ये चाप लाल रंग के चाप को जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एक बिंदु को दर्शा देंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया सीधा सीधा। ठीक है, जैसे ए बी जा रहा है उसी दिशा में बढ़ा दिया आगे। अब A4 से और इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, A4 से और इस बिंदु से जाते हुए रेखा खींची जो AB से बढ़ाए हुए रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रही है। इसे हम बिंदु मान लेंगे B डैश। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा B डैश। तो अब इस स्थिति में जो BA3 है, BA3 और B डैश A4, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि हमने समांतर रेखाएं खींचने की विधि से बी डैश ए फोर को बनाया है। ठीक है, तो अब हमने A4 से समांतर रेखा खींच ली बी डैश A4 जो BA3 के समांतर है, जैसा कि हमने चरण 4 में कहा था। अब आ गए हैं दोस्तों हम रचना के पांचवें और अंतिम चरण में। पांचवें और अंतिम चरण में हमें क्या करना है, बिंदु बी डैश, जो अभी हमने बिंदु बी डैश का आविष्कार किया, से होकर जाने वाली BC के समांतर। ठीक है, तो BC के समांतर एक रेखा खींचनी है, बी डैश से जाए, जो रेखा AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो AC को हम बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो जहां भी प्रतिच्छेद करेगी उसे हम मान लेंगे बिंदु C डैश। तो अब हमें प्रक्रिया अपनानी होगी समांतर रेखा खींचने की। तो हमें BC से समांतर रेखा खींचनी है, तो प्रकार को उठाइए हाथ में, जैसे कि तलवार को उठाते हैं। ठीक है, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रखिए बी पर, बिंदु बी पर, क्योंकि BC के समांतर खींचना है। और अपनी सुविधा के अनुसार पेंसिल को कुछ दूरी पर रख के एक चाप लगाइए बड़ा सा। ये चाप जो है AB और BC दोनों को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, और बिंदुओं को, जहां पर AB को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु से दर्शा दीजिए, जहां पर BC को प्रतिच्छेद करे एक बिंदु से दर्शा दीजिए। अब इस प्रकार को आप ले जाएंगे प्रकार के नुकीले हिस्से को बिंदु बी डैश पर, क्योंकि बी डैश से हमें समांतर रेखा खींचनी है। और दूरी रखेंगे प्रकार के नुकीले हिस्से और पेंसिल की उतनी ही जितनी पहले थी, और एक चाप लगा देंगे। ये चाप ए बी डैश को जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां एक बिंदु को दर्शा देंगे। समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, प्रकार को अपने हाथों में पुनः लेना होगा, दोबारा लेना होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होगा प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम प्रकार की सहायता से। प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे जो बिंदु भुजा AB पर है। ठीक है, ये दूरी नापने के बाद प्रकार के नुकीले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदु पर, जो हमने बी डैश से चाप खींचा था और वो बिंदु मिला था हमें, इस बिंदु पर, और प्रकार के नुकीले हिस्से से लगा देंगे एक चाप। ठीक है, अब ये दोनों चाप, हरा चाप और जो अभी चाप लगाया, जहां मिलेंगे वहां एक बिंदु मिलेगा हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये AC रेखाखंड को बढ़ा देंगे, कि AC भुजा को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बी डैश से, बिंदु बी डैश से, और ये जो बिंदु मिला है इससे जाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो है AC, बढ़ाई हुई AC को जहां मिलेगा उसे बोल देंगे हम बिंदु C डैश। तो हमें बिंदु C डैश मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों बी डैश सी डैश जो है वो BC के समांतर होगा, जो बी डैश सी डैश हमने खींचा है वो BC के समांतर होगा। ये दोनों आपस में समांतर होंगे, क्योंकि हमने समांतर रेखा खींचने की प्रक्रिया से बी डैश सी डैश को खींचा है। तो बी डैश सी डैश समांतर होगा BC के, तब ए बी डैश सी डैश अभिष्ट समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो अब जो ए बी डैश सी डैश, ये पीले रंग का जो त्रिभुज बना है, यही क्या है, हमारा अभिष्ट समरूप त्रिभुज है। इसी की हमें रचना करनी थी। तो हमने समरूप त्रिभुज की रचना कर दी, जिसका स्केल गुणक 4/3 है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश जो है समरूप होगा त्रिभुज ABC के, जिसका कि स्केल गुणक 4/3 है। अब हमें इसकी रचना की प्रमाणिकता करनी है कि जो हमने किया है वो क्यों सही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे रचना की प्रमाणिकता को। तो दोस्तों सिर्फ रचना करने से काम नहीं चलेगा, रचना की प्रमाणिकता भी करनी होगी। कर लेते हैं रचना की प्रमाणिकता। तो दोस्तों A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 होगा। ये सारे बिंदु बराबर दूरी पर होंगे। A से लेके A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4 सब बराबर दूरी पर होंगे। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो A से A3 की दूरी क्या होगी, A से लेके A3 की दूरी A1 धन A1 A2 धन A2 A3, वही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो A3 किसके बराबर हो जाएगा, A1 धन A1 A2 को लिख देंगे A1 लिख दिया, धन A2 A3 को भी लिख देंगे A1 लिख दिया। तो A3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बार है A1, तो हो जाएगा 3 गुणा A1 के बराबर।
अब बात आती है ए फोर की। ए फोर किसके बराबर होगा दोस्तों? ए वन धन ए वन ए टू धन ए टू ए थ्री धन ए थ्री ए फोर, वही लिखा है हमने यहाँ पर। तो ए फोर किसके बराबर होगा? ए वन धन ए वन ए टू को लिख सकते हैं ए वन, लिख दिया। धन ए टू ए थ्री को लिख सकते हैं ए वन, लिख दिया। धन ए थ्री ए फोर को लिख सकते हैं ए वन, लिख दिया। तो ए फोर किसके बराबर हो जाएगा? देखो 4 बार है ए वन, तो 4 बार ए वन, तो ए फोर हो गया 4 बार ए वन के। अब ए फोर बटा ए थ्री, ये तीन निकाल रहे हैं हम। ए फोर बटा ए थ्री, तो ए फोर है 4 गुणा ए वन, लिख दिया हमने। ए थ्री है 3 गुणा ए वन, लिख दिया हमने। ऊपर भी ए वन है, नीचे भी ए वन है, आपस में कट जाएंगे, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। तो ए फोर बटा ए तीन कितना आ जाएगा हमारा? 4/3, स्केल गुणा के बराबर आ गया, ले आए हम। ठीक है, तो ए फोर और ए तीन का अनुपात आ गया हमारा 4:3। हमने निकाल लिया ए फोर बटे ए थ्री बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए फोर बी डैश। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए फोर बी डैश। ठीक है, और त्रिभुज ए थ्री बी, ये छोटा वाला त्रिभुज ए थ्री बी। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है ये कोण। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण ए लिख दिया, कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया। फिर कोण ए फोर बराबर कोण ए थ्री। देखो ये वाला कोण ए फोर और ये कोण ए थ्री, ये आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। पर क्या संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं? नहीं। कब बराबर होते हैं? जब समांतर रेखाओं पर खींचे गए हों। तो बी ए थ्री के समांतर हमने बी डैश ए फोर खींचा था, ये दोनों समांतर खींचे थे हमने बी डैश ए फोर को। तो अब समांतर रेखाओं के तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए फोर और कोण ए थ्री बराबर होंगे। कोण है तो एंगल के लिए हमने लिख दिया ए। अब दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। त्रिभुज कोण कोण जो भी कोण है ए फोर, और जो बच गया फिर बी डैश वो लिख दिया। तो त्रिभुज ए फोर बी डैश समरूप होगा किसके? त्रिभुज कोण कोण ए थ्री और जो बच गया वो बी। तो त्रिभुज ए फोर बी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए थ्री बी के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए आपस में, तो इनके संगत भुजाएं समान अनुपात की होंगे। ठीक है, तो देखो ए बी डैश, ठीक है, पहला और अंतिम अक्षर, बटे में भी दाईं तरफ वाला पहला और अंतिम अक्षर लेंगे, बटे में आ जाएगा ए बी। तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर पहला दूसरा अक्षर ए फोर, बटे में दाईं तरफ का पहला दूसरा अक्षर आ जाएगा ए थ्री। तो ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश ये बटे में लिखा है हमने ए बी, ये किसके बराबर आ गया हमारा समरूपता से? ए फोर बटे ए थ्री के। ए फोर बटा ए थ्री हम निकाल चुके हैं ऊपर, ए फोर बटा ए थ्री 4/3। ठीक है, तो ए फोर बटा ए थ्री की जगह हम क्या रख देंगे? 4/3। तो हमारा आ जाएगा ए बी डैश बटा ए बी बराबर 4/3। तो ए बी डैश बटा ए बी, इसका अनुपात आ गया हमारा 4/3। तो दोस्तों हमने निकाल लिया ए बी डैश बटे ए बी बराबर 4/3। अब बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। ठीक है, जो हमारा समरूप त्रिभुज हमने रचना की थी ए बी डैश सी डैश, और त्रिभुज एबीसी, जो त्रिभुज हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण ए बराबर कोण ए, ये ऊपर वाला कोण, दोनों ये कोण ए जो है इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन कोण है, तो बराबर ही होगा। तो कोण ए बराबर कोण ए है, और कोण है तो एंगल के लिए ए लिख दिया हमने। फिर बात कर लेते हैं कोण बी डैश बराबर कोण बी। कोण बी डैश ये और कोण बी ये आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि संगत कोण है, और संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब ये समांतर रेखाओं पर हों। तो हमने जो रचना की थी बी डैश सी डैश, समांतर खींचा था बीसी के, बी डैश सी डैश को समांतर खींचा था बीसी के, रचना से था ये, तो इनके संगत कोण बराबर ही होंगे। तो कोण बी डैश कोण बी के बराबर ही होगा। कोण है तो एंगल के लिए लिख दिया। अब दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए समरूपता की कसौटी से। ठीक है, क्रम देख लेते हैं। त्रिभुज, फिर कोण कोण ए बी डैश, फिर क्या बच गया? सी डैश, तो सी डैश लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी, कोण है दोनों, तो ए बी लिख दिया, फिर सी बच गया तो सी लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के ए कसौटी द्वारा। तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अब दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की होती हैं। पहली बात तो ये दो त्रिभुज समरूप होगा, ये हमारी एक रचना की प्रमाणिकता हो गई। ठीक है, कि हमने जो त्रिभुज खींचा था ए बी डैश सी डैश, वो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप है। ठीक है, तो ये तो रचना की प्रमाणिकता हो गई। अब बस हमें देखना है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 है या नहीं। तो अब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात की तो होंगी ही होंगी। ठीक है, लेकिन क्या वो अनुपात 4:3 है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो पहला दूसरा अक्षर ए बी डैश,
तो दाईं तरफ का भी पहला दूसरा अक्षर बटे में ए बी आ गया बराबर, दूसरा तीसरा अक्षर बी डैश सी डैश, दाईं तरफ का भी दूसरा तीसरा अक्षर पकड़ेंगे बटे में बी सी आ गया बराबर, पहला तीसरा अक्षर ए सी डैश, दाईं तरफ का भी पहला तीसरा अक्षर पकड़ा बटे में ए सी, ये बराबर होंगे। और अभी हमने निकाला था ए बी डैश बटे ए बी बराबर 4/3 होता है, तो ए बी डैश बटे ए बी अगर 4/3 के बराबर है तो ये सभी अनुपात 4/3 के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी, ये किसके बराबर होगा 4/3 के, क्योंकि ए बी डैश बटे ए बी जो है वो 4/3 के बराबर है, ये अभी हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः जो त्रिभुज हमने रचना की है ए बी डैश सी डैश दिए गए त्रिभुज एबीसी का समरूप त्रिभुज है, और स्केल गुणक कितना है 4/3, मतलब कि ये जो नया त्रिभुज हमने बनाया है ए बी डैश सी डैश, इसकी जो भुजाएं हैं वो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।